यकीन मानिए, अगर आपकी जिंदगी एकदम शांति से बीत रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई उथल पुथल नहीं होगी। वो उथल पुथल करने वाला आपके जिंदगी में कहीं न कहीं पे मौजूद हो सकता है। आपको दिखाई दे या न दे, वो आपके आसपास ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सागर आप सभी का स्वागत करता हूं द हिंदी हॉरर शो में। यकीन माने, आपके और उनके बीच सिर्फ डर का फासला है। बरसात का मौसम, ना ही कोई ऑटो मिल रहा था, ना ही कोई टैक्सी मिल रही थी। आज पिछले 1 घंटे से मैं पैदल चल रहा हूँ और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बस बहुत हो गया, एक बस स्टॉप है सामने, वहीं जाकर रुक जाता हूँ। ओह सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने अपने बारे में तो आपको कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम करण है। वैसे तो आज मैं सिर्फ भाग ही रहा हूँ। भागने की वजह जब आपको पता चलेगी तो आपकी आत्मा कांप जाएगी। वैसे पैसे से तो मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं इस आधी बनी बिल्डिंग में रखवाली कर रहा हूँ, जहाँ मेरे अलावा मेरे आसपास मैंने किसी कुत्ते को भी भटकता हुआ नहीं देखा। लेकिन आज जो कुछ हुआ मेरे साथ, वो शायद किसी और के साथ होता तो उसका बच पाना मुश्किल था। रात के ठीक 10:40 पर मैं जब खाना खाने बैठा, मैंने पाया कि टिफिन में रखा खाना सारा का सारा खराब हो चुका था। उसमें जितना भी खाना था उनमें जैसे भुनसी लग गई हो। भूख तो बहुत जोर से लगी थी मुझे, और जहाँ तक मेरे अंदाजे से कुछ 10 किलोमीटर के आसपास में एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर आसपास में कोई है भी नहीं, तो मेरे हिसाब से वहाँ से खाना लेकर आना यही समझदारी होगी, क्योंकि रात भर यहाँ पर बिताना है मुझे, और रात भर भूखा रहकर मैं कोई काम तो नहीं कर पाऊंगा। भले ही बैठकर मुझे पहरेदारी ही क्यों ना करनी हो, रात भर भूखा रहना ये ठीक नहीं होगा। गाड़ी का स्टार्टर देते हुए जैसे ही मैं आगे की तरफ निकला, कुछ दूर जाते ही जैसे ही मेरे जहन में एक बात आई कि वो जो टिफिन था मैंने ऐसे ही खुला छोड़ दिया। मुझे उसे बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर कोई और है तो नहीं, लेकिन वापस ही आते समय जब मैं वहीं पर बैठकर अपना खाना खाऊंगा तब मुझे बहुत गंदी बदबू का सामना करना पड़ सकता है। यही सोचते हुए ठीक 3-4 किलोमीटर मैं दूर आ गया था। दूर आने के बाद मुझे फिर से रिटर्न उसी जगह जाना पड़ा, क्योंकि मुझे वो टिफिन बंद करके वो खाना फेंकना था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे खाना लाने के बाद जितना भी खाना था मैं खा भी नहीं पाता। एक तो वो खराब खाना, और ऊपर से अच्छा खाना खाने का जो मन था मेरा, वो भी खराब हो जाता। यही सोचते हुए जब मैं उस गेट के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो मेरी तिरछी नजर से मैंने देखा कि सामने जहां पर वो टिफिन खुला था, अब वहां पर वो टिफिन नहीं है। मैं भागा भागा पहुंचा उस तरफ कि टिफिन तो यहीं रखा था, आखिरकार कहाँ जा सकता है, और यहाँ तो आसपास एक कुत्ता तक नहीं भटकता है, तो कोई और आकर यहाँ से कैसे कोई टिफिन लेकर जा सकता है यहाँ से। यही सोचता हुआ मैं पूरे के पूरे उस आधी बनी बिल्डिंग में घूमता रहा कि मुझे मेरा टिफिन मिल जाए और मैं उसे खोल कर फेंक दूं, मतलब उसके अंदर का जो खाना था उसे फेंक दूं। लेकिन मेरा टिफिन मुझे ना धरती पे मिला ना आसमान में। मैंने धरती आसमान एक कर दिया उस टिफिन को ढूंढने में। मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आया कि अचानक जब मेरा ध्यान फर्स्ट फ्लोर की तरफ गया तो मैंने गौर से सुना किसी की बहुत गंदी तरीके से कुछ खाने की आवाज आ रही हो। ऐसा लग रहा हो कि कोई मरी हुई चीज, जैसे कोई जानवर किसी मांस के टुकड़े को खा रहा हो, वो भी बहुत
बुरी तरीके से। यही आवाज सुनते सुनते मैंने दबे पैर ऊपर जाने का फैसला लिया, क्योंकि इतनी दूर आकर अगर कोई मेरा टिफिन चुराए और उसके अंदर का खाना खाए, ये चीज तो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अब इस वक्त ये जरूरी नहीं था कि खाना खराब हो या कैसा भी हो, जरूरी ये था कि रखवाली करने वाले के पास से सामान का चोरी होना। ये कुछ हजम नहीं हो रहा था। जब मुझे ही ये बात हजम नहीं हुई तो मेरे जो सीनियर्स हैं या फिर जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया है, उन्हें कैसे हजम होगी ये बात। इसी गुस्से के साथ में मैं फटाफट दौड़ता हुआ फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ता रहा। मैंने बढ़ते बढ़ते जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर कदम रखा अपना, मुझे एक सन्नाटा महसूस हुआ जो मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे किसी की गंदी तरीके से कुछ खाने की आवाज आ रही थी, जिसे मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा था नीचे से भी। लेकिन ऊपर आते ही ऐसा सन्नाटा जो मुझे अंदर से चिल्लाने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन सारी बातों को परे रखते हुए मैंने सिर्फ उस शख्स के बारे में सोचा जो मेरा टिफिन चुरा कर खा रहा था। अब मुझे टिफिन से ज्यादा उस शख्स को ढूंढना जरूरी था। मैं फर्स्ट फ्लोर पर भागा भागा सा वो जो आखिरी का रूम तैयार हो रहा था, मैं उस तरफ गया। जाते ही मैंने ध्यान दिया कि अंदर की तरफ से किसी की सरसराहट की आवाज तो आ रही है। क्यों ना मैं इसे खोलकर अंदर की तरफ जाने का प्रयास करूं, क्योंकि जब तक मैं प्रयास करूंगा नहीं, मुझे कुछ हासिल नहीं होगा यहाँ पर। मैंने उस रूम में अपना पहला कदम रखा। मैंने सुना कि कहीं से एक छोटी बच्चे की रोने की आवाज आ रही हो। यह आवाज कहीं नजदीक से तो नहीं आ रही थी। ये सुन के ऐसा लग रहा था कि काफी दूर है वो बच्चा जो रो रहा है। तो मैंने सोचा कि इतनी रात में यहाँ पर कौन आ सकता है ऐसे, और इतना छोटा बच्चा कहाँ पर हो सकता है। ये इस चीज का पता लगाने के लिए जैसे ही मैं उस रूम से बाहर निकला, फिर मुझे पीछे से फिर गंदी तरीके से कुछ खाने की आवाज आने लगी। एक साथ वो खाने की आवाज और उस बच्चे के रोने की आवाज दोनों ही मुझे कंफ्यूज कर रही थी कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ, क्योंकि दोनों भी आवाज अपने अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। मैं 2 मिनट वहां पर खड़े रहकर मैंने ये सोचा, ये खाने वाला बंदा तो ठीक है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। इस बच्चे को संभालना जरूरी है, क्योंकि नन्ही सी जान इतने सुनसान इलाके में अगर किसी ने छोड़ के गया है तो उसे संभालना जरूरी है। ये सोचते हुए मैं जैसे ही उस बच्चे को ढूंढने के लिए नीचे की तरफ उतरा, तो मेरे पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। वो सन्नाटे को चीरती हुई हंसी, जैसे मेरे रोम रोम को जला रही हो। मैंने उस हंसी पर भी ध्यान न देते हुए भागते भागते मैं उस बच्चे की आवाज तक पहुंचा। जैसे ही मैंने देखा कि आसपास तो कुछ नहीं है सिवाय एक कुएं के, जिसे भी बंद कर दिया गया था जाली लगाकर। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया किस चीज के लिए था और मैं कर क्या रहा हूँ। पहले वो किसी की गंदी तरीके से खाना खाने की आवाज, और तुरंत बाद एक बच्चे के रोने की आवाज, और जैसे ही उस बिल्डिंग से नीचे उतरा किसी औरत के हंसने की आवाज।
मुझे लग रहा है ये हो ना हो उसी औरत का काम है जो मेरे नीचे उतरने पर हंसी थी, और वो मेरे हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे ही होनी चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही मैं उस कॉर्नर वाले रूम की तरफ गया जहां से आवाजें आ रही थी। इस बार मैंने बिना कुछ सोचे उस कमरे में अपना कदम रख दिया। कदम रखते ही सबसे पहले मुझे दुर्गंध सी आने लगी। स्मेल ऐसे कि नाक के साथ मेरे आत्मा को भी जला रही थी। मुझे वहां से भागने पर मजबूर कर रही थी वो दुर्गंध। लेकिन मैंने परवाह ना करते हुए भी उस पूरे कमरे का जायजा किया। मैंने उस पूरे कमरे को इस तरीके से देखा कि कोई कोना तक ना छूट जाए मुझसे। अगर छूट जाता है तो मुझे बाद में पछतावा ना हो कि मैं उस तरफ गया ही नहीं। ये सोचते हुए मैंने उस कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय उस दुर्गंध के जो मेरी आत्मा तक को जला रही थी। कि धीरे से मुझे आवाज आई, कोई पायल पहने कभी सीढ़ी के ऊपर की तरफ और कभी सीढ़ी के नीचे की तरफ जा रही हो। अब ये रात के समय पायल पहनकर कोई यूं ही तो नहीं घूमेगा या फिर यूं ही तो नहीं भटकेगा। ये हो ना हो वही औरत है जो मेरे नीचे उतरने पर हंसी थी। आज तो इसे पकड़ना ही होगा और इसे पकड़कर इससे पूछूंगा कि ये सब क्या है और क्यों परेशान कर रही हो मुझे। यहाँ पर मैं अकेला हूँ और तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना लोगों को जब ये बात पता चलेगी कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड किसी औरत के साथ में यहाँ पर रुका है तो तुम्हारे साथ मेरी भी बदनामी हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय वो पायल की आवाजें ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब टेरेस की तरफ जा रही थी। तो मैं भी दबे पांव सीढ़ियों से टेरेस की ओर आराम से जा रहा था। यहाँ पर इस बिल्डिंग का टेरेस पूरी तरीके से तैयार तो नहीं था, क्योंकि आधा कंस्ट्रक्शन होने के कारण यहाँ पर आधी आधी चीजें यहाँ वहाँ फैली और पड़ी हुई थी। चढ़ते समय मेरे पैरों पर चोट लग गई, जिस कारण अच्छा खासा खून मेरा बह रहा था। मैं उस पायल की आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ तो जा रहा था, लेकिन नीचे की तरफ से जहां पर मेरा खून बहता जा रहा था, सीढ़ियों के हर एक स्टेप्स पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई साफ कर रहा हो वो सारा खून, या फिर कोई अपनी जुबान से चाटते हुए मेरे पीछे पीछे ऊपर की तरफ आ रहा हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो सिर्फ ये एक ही औरत है जो ये सब कुछ कर रही हो, क्योंकि दूसरा कोई तो है नहीं यहाँ पर। आवाज भी उसी की आ रही है और ये पायल की आवाज जब तक मुझे आ रही है तब तक मैं इसका पीछा कर सकता हूँ। यही सोचते हुए जैसे ही मैं टेरेस के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, मैंने देखा वो टेरेस के एकदम कॉर्नर में खड़ी है। खड़े होकर नीचे की तरफ देख रही है जहां पर मेरा कैबिन था, और कैबिन के अंदर की लाइट जल रही थी। जैसे ही मैंने एक दूसरे कॉर्नर से अपने कैबिन के अंदर देखा, मैंने पाया एक बच्चा है जो कैबिन के अंदर मेरे सामानों के साथ छेड़खानी कर रहा था। लेकिन अब ये जो बला मेरे सामने थी, पहले इससे निपटना जरूरी था। मैंने आवाज लगाई, ओ मैडम, कौन हो तुम और यहां पर कैसे आ गई? यहां पर अंदर आने की अनुमति नहीं है। अगर तुम्हें इतना पता ही है तो यहां पर तुम आए ही क्यों? मेरा इतना कहना
और सामने से मुझे किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। औरत होकर इतनी अकड़ दिखा रही थी, मुझे गुस्सा आ गया एकदम। इतना गुस्सा कि मैं भूल चुका था कि यहाँ पर आसपास इन 3 दिनों में मैंने किसी कुत्ते को भी भटकते हुए नहीं देखा था। और अचानक एक औरत और एक बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है, और कोई है जो पीछे से मेरा टपकता हुआ खून पूरी तरीके से अपने जुबान से साफ करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। अब 3 लोग हैं और बीच में मैं। मुझे पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, जो दिखाई दे रहा है मैं उससे तो बात कर ही सकता हूँ। जो ना दिखाई दे उससे क्या ही बात होगी। फिर मैं गुस्से के मारे उस औरत के पास गया। जाते ही जैसे मैं उसके नजदीक पहुंचा, वो टेरेस के बरामदे पर खड़ी हुई और वहां से नीचे की तरफ कूद गई। जैसे ही मैं भागते हुए उस कॉर्नर पर आकर रुक गया और मैंने नीचे देखा तो नीचे कोई भी औरत नहीं, लेकिन वो बच्चा अब भी मेरे सामान के साथ में छेड़खानी कर रहा था। कि सब कुछ देखने के बाद मैं इतना डर चुका था कि अब मुझे लगा कि कल सुबह जैसे ही बाकी के कोई लोग आएंगे या वर्कर्स वगैरह आएंगे, तब सबसे पहले मुझसे इस औरत की लाश के बारे में पूछेंगे। इन सारी चीजों को सोचता हुआ और बहुत ज्यादा डरा हुआ सा मैं धीरे धीरे इस बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था कि मुझे फिर से किसी के कुछ चाटने की आवाज आ रही थी। कि मेरा ध्यान गया नीचे से जो स्टेयरकेस ऊपर की तरफ आ रहे थे, वहां पर बैठे बैठे कोई है जो बड़े ही चाव और प्यार से उस खून को चाट रहा था। जैसे ही मैंने वो चीज देखी, सबसे पहले मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई। अंधाधुंध होकर मैं वहां से नीचे की तरफ भागा हूं, और जैसे मैंने देखा कि नीचे की तरफ कोई है जो उस खून को बड़े ही चाव के साथ चाट रहा था। ये देखते ही मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और नीचे की तरफ भागे जा रहा था। भागते भागते मैंने देखा कि वो जो शख्स कुछ वक्त पहले मेरा खून चाटने पर ध्यान दे रहा था, अब उसका ध्यान मुझ पर आकर अटक गया है। मैंने उसकी आंखों में देखने की सिर्फ कोशिश भर की थी। मैंने देखा उस इंसान का तो चेहरा ही नहीं है। इस बिना चेहरे वाले इंसान को जैसे ही मैं देखकर नीचे की तरफ भाग रहा था कि भागते 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 मैं सीढ़ी से एकाएक होकर मैं जैसे गिर रहा था। मैं गिरते गिरते नीचे की तरफ पहुंचा। मैं फिर से फर्स्ट फ्लोर पर था। फर्स्ट फ्लोर से वही 3 आवाजें मुझे फिर से आने लगी, लेकिन इस बार बच्चे के रोने की नहीं, हंसने की आवाज थी। और मुझे पता था वो बच्चा कहाँ है। मैंने सोचा कि औरत तो कूद गई है, औरत ने तो कूदकर आत्महत्या कर ली है, और ये खाने वाला इंसान सीढ़ी पर है। ये बच्चा कैसे बचेगा? इस बच्चे को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। ये सोचते हुए जैसे ही मैं गुस्से के मारे नीचे उतरा, उतरते ही मैंने पहले अपने कैबिन का दरवाजा खोला और देखा कि वो बच्चा वहां पर नहीं है। मेरा सारा गुस्सा एकदम से डर में बदल गया। मैंने अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ मोड़ी, टेरेस की तरफ, मैंने पाया एक औरत
एक बच्चा और एक बिना चेहरे वाला इंसान ऊपर से घूरे जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज रात का खाना मुझे नसीब नहीं हुआ तो क्या हुआ, उन लोगों को जरूर हो जाएगा। मैं किसी का खाना नहीं बनना चाहता था। मैंने तुरंत ना दाएं देखा ना बाएं, मैं वहां से भागा। भागते 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 मैं एक जंगली रास्ते पर आकर रुक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसपास कुछ भी न होने के कारण बस एक रोड थी, कच्ची रोड थी। कोई डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पर, क्योंकि आसपास कुछ होगा तो ही तो डेवलपमेंट होगा। जब डेवलपमेंट की शुरुआत ही उस बिल्डिंग से हो रही हो तो किसी बेहतरीन चीज़ के होने का यहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भागते हुए जैसे ही इस जंगल वाले रोड से बाहर की तरफ निकलने का कोशिश कर रहा था, मैंने ध्यान दिया कि मेरे पीछे से कोई टॉर्च जलाते हुए मेरे नजदीक आ रहा था। वो टॉर्च की रोशनी नजदीक नजदीक तो आ रही थी, लेकिन मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे की तरफ एक बार मुड़ के देख लूं। मैं थका हारा सा ऐसे ही रास्तों पर भटक रहा हूं और मुश्किल से अब मुझे ये बस स्टॉप दिखा है। शायद यहाँ पर रुकने से कोई एक आधा बस आ भी जाए तो मैं उसमें सवार होकर निकल जाऊं, इसी आस में यहाँ पर बैठा हूं मैं। लेकिन मुझे अब भी वो आवाजें आ रही है, उस बच्चे के हंसने की या कभी वो बच्चे के रोने की, और उस औरत के पायल की आवाज बड़े ही साफ तरीके से आ रही है मुझे। मैंने इन दोनों आवाजों को जैसे ही इग्नोर किया, मैंने पाया कि मेरे पैर से अब भी खून निकल रहा था। वहां पर उस बिल्डिंग पर जो मुझे चोट लगी थी, वो चोट अभी भी भरा तो नहीं था, और इतना दूर भाग के आने के कारण मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे शरीर से कितना खून निकल गया है। कि मैं पाता हूं इतने ठंड मौसम में भी गर्मी लग रही है, ऐसा क्या है आसपास। मैंने उस बस स्टॉप से आसपास की तरफ नजर घुमाई और जैसे ही मेरी नजर पीछे की तरफ गई तो पता चला कि बस स्टॉप के पीछे ही एक शमशान है, जो मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत ही दिनों से कोई चिता वगैरह तो जली ही नहीं होगी, लेकिन इतनी गर्मी कैसे। शमशान की तरफ जाना तो पागलपन होगा, फिर से वहां पर जाना ये भी पागलपन होगा। यही सोचते हुए डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मुझे बस इतना पता है कि जिंदा बचना है तो यहां से भागते हुए मुझे घर की तरफ निकलना होगा, और घर यहां से 12 किलोमीटर दूर है। कोई बात नहीं, मैं भागते हुए अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरा ध्यान गया, मेरी गाड़ी अब भी वही है, और मैंने जिस नौकरी की इंचार्ज ली है उसे छोड़कर जाना मतलब अपने घर वालों को भी धोखे में रखने जैसा है। मैं एक काम करता हूँ, रात आसपास में कहीं बिता लेता हूँ। जैसे ही सुबह का समय होगा मैं चुपके से जाकर वहां पर खड़ा हो जाऊंगा, और वहां पर जब दूसरे शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड आ जाएगा मैं वहां से निकल जाऊंगा, तो कभी भी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। यही सोचते हुए करण ने पूरी रात रोड पर ही बिताई।
रोड पर बिताने के बाद जैसे ही सुबह के 5:30 बजे वो फिर से वहीं पर पहुंच गया जहां से वो रात के समय भागा था। वहां पर पहुंचते ही वो पाता है कि सब कुछ ठीक था। उसने देखा था कि ऊपर से कोई औरत कूदी है, वो भी कुछ नहीं था वैसे, क्योंकि अचानक उसे याद आया कि उसने भागने से पहले एक औरत, एक बच्चा और एक आदमी को ऊपर की तरफ देखा था। वे तीनों वैसे तो कोई बाहर के नहीं थे। इस बिल्डिंग के आधा काम रुक जाने का सबसे बड़ा कारण वो तीनों ही थे, क्योंकि वे तीनों ही गांव से शहर की तरफ आए थे रोजगार के लिए। लेकिन उन्हें रोजगार बहुत ज्यादा भारी पड़ गई जब उस औरत का पति पहले माले से काम करते करते एक रॉड के ऊपर आकर गिर गया और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी बेचारी। और एक रात जब सारे मजदूर सो रहे थे, उसने सबसे पहले अपने बेटे को उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं को आज लोगों ने बंद कर रखा है और जहां से करण को आवाज आ रही थी। फिर बाद में उसने टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये बात करण को तो पता नहीं थी, इसीलिए करण वहां पर रुक गया था। और जब आज करण को ये सारी बातें किसी और से पता चली है, करण ने भी सोचा कि किसी को इस तरीके से परेशान करना अच्छा नहीं होगा। अगर किसी की जिंदगी है तो वो कुछ भी कर सकता है, अगर जिंदगी नहीं होगी तो वो क्या करे। करण ने सोचा चाहे वो जिंदा हो या ना हो, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। यही सोचते हुए करण वहां से चला गया और उसके बाद कभी करण वहां पर फिर से वापस नहीं आया। याद रहे, आप भी तो कहीं ऐसे किसी बिल्डिंग में काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो पता नहीं आपकी किस्मत करण जैसी होगी या फिर उससे भी भयानक। मैं आप सभी का दोस्त सागर, और ये थी आज की कहानी। द हिंदी हॉरर शो के साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कहानियाँ थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। हम आशा करते हैं कि आप इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे और आगे की तरफ ले जाएंगे। मैं विदा लेता हूँ आज के लिए। जय सिया राम।